हेलो एवरीवन, अगर तुम एक एफएमजी हो और तुम ये जनवरी 2026 वाला एफएमजी का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। चाहे तुम ड्रॉपर हो या फिर तुम पहली बार दे रहे हो, आई विल गिव यू द एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट जिससे यू विल क्लियर दिस एफएमजी एग्ज़ाम इन योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एफएमजी से पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी पड़ती है। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई ना तो एफएमजी क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एफएमजी एग्ज़ाम है, उसका एक सिलेबस है। अब सिलेबस के अंदर दो तरीके की चीज़ें रहती हैं, एक होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स और एक होता है जो हमें क्रैम करना पड़ेगा, जो मेमोराइज करना पड़ेगा, जो रटना पड़ेगा पार्ट। ठीक है, तो सिलेबस इक्वल्स टू कॉन्सेप्ट्स प्लस द क्रैमिंग पार्ट। अब इनका ना रेशो अलग अलग होता है हर बच्चे के लिए, किसी का 50-50 होता है, किसी का 90-10 होता है, किसी का 10-90, समझ रहे हो, अलग अलग रेशो होता है। अब स्ट्रेटेजी क्या है, जो फंडामेंटल्स है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कभी भी याद नहीं करना पड़ता। ठीक है, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, समझा और तुम्हें अपने आप ये वो याद हो जाएगा। ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही थी तो ये इसलिए ऐसे है। तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई इसको रट रहे हैं बैठ के ऐसे घंटों घंटों, वो नहीं है। फिर बच जाता है अपना क्रैमिंग का पार्ट जिसके तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो उन्हें तुम्हें रटना ही पड़ेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई रिवाइज़ करो रिवाइज़ करो, तो रिवाइज़ करने से क्या होता है, जब भी हम रिवाइज़ करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे जो क्रैमिंग में से पार्ट होते हैं ना, इनके हमारे कॉन्सेप्ट बनते जाते हैं। रिवाइज़ करते हैं कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं तो इधर शिफ्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे अगर ये शिफ्ट होते रहेंगे तो ये जो पार्ट है ये कम होता रहेगा। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट्स का बढ़ता जाएगा। पर कॉन्सेप्ट्स का बढ़ रहा है तो उससे हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें याद नहीं करना, ये ज़्यादा हमें स्ट्रेस नहीं दे रहा। ये वाला पार्ट स्ट्रेस दे रहा था, वो हमारा कम होता जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, दो चीज़ें होती है सिलेबस को बनाती है। कॉन्सेप्ट समझो, जो है दूसरा रह गया क्रैमिंग पार्ट, इसके उठा के धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाते रहो और इसे शिफ्ट करते रहो। एंड में जाके तुम्हारे पास ये स्पेसिफिक इतना बच जाएगा कि भाई ये पार्ट क्रैम करना ही पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट बना, मतलब कुछ पार्ट होता है कि भाई याद करना है, पोटेशियम की वैल्यू है याद करनी है 3.5 to 4.5, है ना, वो याद ही करनी पड़ेगी, उसका कॉन्सेप्ट बना के तुम क्या उखाड़ लोगे, है ना। ये पार्ट बच गया। तो एग्ज़ाम जाने से पहले इस पार्ट को रिवाइज मार के जाओ, तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत आराम से पास होंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि भैया मैं तो पढ़ के नहीं आया था कॉलेज में, और कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया मैं तो पढ़ के आया था। उनमें क्या फ़र्क होता है, जो पढ़ के आया वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बना के आया तो उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, जो नहीं पढ़ के आया उसके कॉन्सेप्ट कम बने तो उसका ये वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई और ये चीज़ तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड है तो हम आगे चलते हैं। अब अगर हम एफएमजी की बात करें तो एफएमजी एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो है नहीं। तो उसे पास करने के लिए हमें 150 मार्क्स चाहिए। 150 मतलब वी नीड ओनली 50% ऑफ मार्क्स टू पास द एफएमजी एग्ज़ाम। अब अगर इस चीज़ को दिमाग में रखें तो ये चीज़ समझ में आती है कि भाई जो सिलेबस है हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, वी डोंट नीड टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग, बट बहुत सेलेक्टिव अगर पढ़ाई करी जाए, जो हाई यील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा जाए तो भी हम पास हो सकते हैं। पर सेलेक्टिव स्टडी का ये भी मतलब नहीं है कि हमें सिर्फ 150 नंबर के लिए पढ़ाई करनी है। तो भैया करना क्या है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। तो देखो, कोई स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो अपना जो टारगेट लेके चलेगा वो लेके चलेगा 180 से 200 मार्क्स के बीच में। ठीक है, 180 से कम सोचोगे तो तुम 150 के भी नीचे जाओगे। ठीक है, और 200 के ऊपर सोचोगे तो तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तुम बर्न आउट होगे। समझ रहे हो मेरी बात। कोई बच्चा है जिसको 200 के ऊपर लाने हैं, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, वो अलग ही सीन है, उसको अलग ही है, उसको पास होना नहीं है दिमाग में, उसको 200 के ऊपर लाने। बट हम जनरली 90% बच्चों की बात कर रहे हैं। तो अभी तक सब बच्चों का टारगेट फिक्स हो गया, 180 से 200 हमें टारगेट लेके चलना है। अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे एफएमजी के लिए दिन रात तैयारी करते हैं, लेकिन इतनी तैयारी करके भी उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़ रहते हैं। क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, रिवाइज़ कैसे करना है, क्यू बैंक की अप्रोच कैसी रहनी चाहिए, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी को हम छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चंस हैं जो प्रिपरेशन के वक्त हमारे दिमाग में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आते थे जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई था नहीं जिससे मैं ऐसे पूछ सकूँ। तो तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लेके आ रहे हैं 101 मेंटरशिप प्रोग्राम स्पेशली फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स। अब इसमें मैं खुद तुमसे बात करूँगा। ठीक है, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, हर बच्चे की यार अलग अलग होती है ना। तुमसे बात करने पे पता लगता है कि पर्टिकुलर बच्चे को किस चीज़ में हेल्प चाहिए। इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प चाहिए, या थ्योरी इससे याद नहीं हो रही है थ्योरी में हेल्प चाहिए, इसका ये फार्मा वीक है तो हम इसे कैसे कंपनसेट कर सकते हैं। तो इस मेंटरशिप में तुम्हें प्रॉपर एक स्टडी प्लान मिलेगा। तुम्हारे जो भी डाउट्स है तुम कभी भी किसी टाइम मेरे से पूछ सकते हो। वीकली मैं तुमसे बात करूंगा जिससे कि तुम अकाउंटेबल रहो और तुम अपने ट्रैक पे चलते रहो।
जो डेली का किसी का एक रूटीन होना चाहिए, जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे रूटीन होना चाहिए, क्या रिवीजन के ट्रिक्स हैं जो मैंने यूज़ करी थी जिससे बहुत आसान हो जाता है रिवीजन। ठीक है, और भी ना जाने कितनी छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम्हें बताता रहूँगा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं। अब देखो, ये मेंटरशिप कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि भाई हमने ज्वाइन करी और हम तो पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जो मेन फ़ायदा तुम्हें दे सकती है ये मेंटरशिप वो ये है, तुम्हें एक ये प्रॉपर रोड पे ले जाएगी। ठीक है, कि तुम्हें पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, तुम्हें एक डायरेक्शन मिलेगी प्रॉपर। ठीक है, चलना तुम्हें खुद ही है, मेहनत तुम्हें खुद ही करनी है। अगर तुम मेहनत नहीं कर सकते ना तो बिल्कुल ज्वाइन मत करना, कुछ फ़ायदा नहीं होगा इसका। बट अगर तुम हो मेहनती कि भैया हमें बता दो क्या क्या करना है, हम वो कर लेंगे, ठीक है, हम करने के लिए तैयार है, तो ही तुम इस मेंटरशिप को ज्वाइन करना। अगर तुम डिसिप्लिन रह के हार्डवर्क नहीं कर सकते तो इस मेंटरशिप को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। ये मेंटरशिप तुम्हें एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखाएगी ताकि तुम इधर उधर अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करो। बहुत सी नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट ना करो अपना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत प्रीसियस है, हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। तो अगर तुम एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो तो तुम इस मेंटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक पे। ठीक है, जो फीस रहने वाली है वो अभी जो जनवरी में एग्ज़ाम होगा 2026 में, उसके लिए वही सेम 1000 रुपीज़ रहने वाली है। जब तुम फॉर्म फिल करोगे, जब तुम्हें 200 रुपीज़ करने हैं पेमेंट, उसके बाद जब मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूँगा बाकी के 800 तुम्हें जब करने हैं। तो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ टाइमलाइंस की। तो मैंने इसे 3 पार्ट में बांटा है। एक है अपना अगस्त टू अक्टूबर, then we will come from November to mid December and from mid December to the exam like जनवरी। ठीक है, तो सबसे पहले अगस्त से लेके अक्टूबर तक तुम्हें क्या क्या करना है। तो अगस्त से लेके अक्टूबर तक तुम्हें अपना पहला रीड कंप्लीट करना है। इसमें तुम सबसे पहले हाई यील्ड से शुरू करोगे और उसके बाद बाकी के सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे। अब सब्जेक्ट कंप्लीट करना मतलब क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीट करने का मतलब होता है कि तुम्हारे पास खुद के नोट्स तैयार हो, तो या तो तुम अपने कोचिंग वालों के नोट्स ले लो या तुम खुद हाथ से बना रहे हो। तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के एक नोट्स तैयार होने चाहिए एक ही जगह पे। अब वो जो एक कॉपी है ना वो बहुत मैटर करती है तुम्हारी प्रिपरेशन में। मान लो तुमने फिजियो पढ़ी और फिजियो इस कॉपी में यही है, तो तुम्हारे जो रिसोर्स है सब कुछ यही होना चाहिए। तुम क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना तो तुमने इसमें लिख लिया, तुमने वीडियोस देखी सर ने कुछ एक्स्ट्रा बताया तो तुमने इसमें लिख लिया। तो कहने का मतलब ये है कि फिजियो की सिर्फ एक ही नोटबुक है, वो एक ही जगह कंसाइज वे में तुम्हारे पास है, इधर उधर स्कैटर्ड नहीं है कि अच्छा मैंने ये टॉपिक उधर लिख रखा है, ये टॉपिक उधर लिख रखा है, ये वहाँ से यूट्यूब से देखा था तो ये यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं तुम्हें बोलूँ कि फिजियो पढ़नी है आज तो तुम एक कॉपी लेके आ जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगी, तुम्हें पता है इसमें सब कुछ है। तो ये है मतलब कि तुम्हारे पास नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। तो अब अगर तुम्हारे नोट्स कंप्लीट है तो तुम्हें बस क्वेश्चन लगाने हैं और तुम्हारा वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से और कैसे करनी है? देखो, मैरो प्रेप कुछ भी ले सकते हो, सेरिबेलम भी ले सकते हो। अगर तीनों में से मेरी चॉइस पूछोगे तो मैंने मैरो करा था, मैरो ही करता हूँ मैं अभी भी पीजी की प्रिपरेशन के लिए। बाकी प्रेप जिसने ले रखा था वो बच्चा भी पास है, ठीक है, सेरिबेलम था वो बच्चा भी पास है। तो अब मैरो मान लो तुमने ले लिया, तो क्वेश्चन कैसे किस वे में प्रैक्टिस करने हैं? सबसे पहले ना मैरो में जो क्यू बैंक होते हैं, किसी भी ऐप में क्यू बैंक होते हैं, तुम्हें पहले वो क्यू बैंक करने हैं। उसके बाद तुम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे जाओगे। जब तुम्हारे 2-3 सब्जेक्ट हो जाएंगे जब तुम एक मिनी टेस्ट पे जाओगे और फिर काफ़ी महीने बाद हम ग्रैंड टेस्ट भी शुरू करेंगे। तो ठीक है, समझ में आया? क्यू बैंक, उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट, उसके बाद मिनी टेस्ट और उसके बाद जीटी। ठीक है, अब आते हैं हम नवंबर से लेके मिड दिसंबर तक। अब इसमें तुम्हें अपना पहला रिवीजन कंप्लीट करना है। अब रिवीजन करते हुए सबसे बड़ी जो गलती बच्चे करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ समझाता हूँ, लेकिन फिर भी 90% बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपने नोट्स उठाएंगे और ऐसे पढ़ने लगेंगे कि ये नोट्स तुम्हें पढ़ने नहीं हैं, नोट्स तुम्हें याद करने हैं। जो नोट्स है वो ऑलरेडी कंसाइज है। अगर तुम ढंग की कोचिंग में गए हो, रैपिड भी कर रहे हो तो भी वो कंसाइज है, तुम्हें वो याद होने चाहिए। अगर तुम उन्हें पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाओगे, कल परसों में ही भूल जाओगे। तो बैठ के उन्हें याद करो, ये मतलब है फर्स्ट रिवीजन का। जब रिवीजन हो जाए उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ये हर उसमें होगी। जब तुम पहली बार पढ़ोगे तब भी क्वेश्चन लगाने हैं, जब तुम दूसरी बार पढ़ोगे तो भी तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं। अब कई बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन बैंक लगाते हैं, उनके कम मार्क्स आते हैं, सो दे विल गेट डिप्रेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से खुद को जज नहीं करना है। क्वेश्चन बैंक एक लर्निंग टूल है, हमें उससे सीखने हैं। क्वेश्चन कोई आया, तुम्हें वो टॉपिक समझा रहा है एक तरीके से। तुम ऐसे सोचो ना कि मतलब क्वेश्चन गलत हो गया तो यार शिट मेरे को टॉपिक आता नहीं, ठीक है 1% मान सकते तुम्हें वो टॉपिक आता नहीं, तो सीखो ना। तुम्हें वो टॉपिक आता है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है उस टॉपिक से। क्वेश्चन बैंक तुम्हें वो सिखाता है
कि भाई इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, तो उसको देखो और सीखो। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो सीखो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक करके अपने आप को टेस्ट नहीं करना है, जज नहीं करना है। अगर तुम जज करोगे तो अगर जज करने लगे तो कम मार्क्स आ गए, ठीक है। जज करने लगे तो क्या हो जाएगा, तुम क्वेश्चन लगाना ही बंद कर दोगे। क्वेश्चन लगाना बंद कर दोगे तो FMG गया ना, फिर तो यार गया। अगर तुम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करी तो क्या मतलब रह गया। तुम किसी से पूछो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के कुछ हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कम मार्क्स आ रहे, बुरा लगता है, हाँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मेरे ना 0% आए थे भाई एक उसमें, मतलब समझ रहे हो, मैंने 23 क्वेश्चन लगाए, 23 में से एक भी ठीक नहीं हुआ, एक भी। तो हो जाता है, बुरा लगता है, बट इतना नहीं बनाना कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही बंद कर दें, है ना। क्वेश्चन लगा रहे हो, गलत हो रहे, ठीक है, उन्हें पढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। अब आता है मिड दिसंबर से लेकर जनवरी तक का हमें क्या क्या सिस्टम कैसे करना है। अब तुम्हें ना इस पीरियड में एक रिवीजन नहीं करना, 2 नहीं करना, तुम्हें बहुत सारे मल्टीपल रिवीजन करने हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। देखो, तुमने एक सब्जेक्ट को एक बार नॉर्मल रीडिंग दे रखी है, ठीक है, जो शुरुआत में दी थी हमने अगस्त से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद तुमने एक बार उसको रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। अभी हम रिवाइज करके आए ना, उसके बाद अब तुम पढ़ रहे हो, तो बेसिकली तुम तीसरी बार देख रहे हो उस चीज़ों को। अब तुम्हें कैसे अप्रोच करनी है, तो एक बात समझो, जिस रिवीजन को करने में तुम्हें 1.5 महीना लगा, अब सेम ही कंटेंट को रिवाइज करने में कोई बहुत जल्दी तो हो नहीं जाएगा, है ना। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल सा नहीं है, मान लो मैक्सिमम 1 महीने में हो जाएगा, 1.5 का 1 महीना हो जाएगा। तो जल्दी कैसे करें भैया, ये बताओ, है ना। जल्दी कैसे हो पाएगा रिवीजन? जल्दी देखो ऐसे होएगा, तुम रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें ऐसे कॉपी पे हाथ रखना है और एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल मतलब खुद से ऐसे याद करने की कोशिश करनी है कि यार इस पेज पे क्या लिखा था, हम क्या टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, माइटोसिस पढ़ लिया, मान लो ऐसे बता रहा हूँ, माइटोसिस पढ़ लिया तुमने, तो हाथ रखो, या तो कॉपी पेन लेके एक पेपर पे लिख दो, या फिर दिमाग में ही कि अच्छा इससे ये होता है, इससे ये होता है, फिर ये करके ऐसे। अगर तुम्हें याद है, कर लिया, उसके बाद हटा के देखो क्या मैंने सही लिखा है, सही बोला है। अगर सही बोला है तो आगे चले जाओ। अगर तुमने सही नहीं बोला है, तुमने कहीं गलती कर दी, मान लो तुम आईपैड या जो भी यूज़ कर रहे हो, एक कुछ भी बना लो अपना हाईलाइटर टाइप, और उसे ऐसे मार्क कर दो कि भाई जैसे क्वेश्चन आता है डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट होता है ना, ये सब क्वेश्चन आते भूल जाते हैं, तो तुम्हें ये याद नहीं है तो तुमने एक सर्कल मार दिया इस पर। तो ऐसे तुम सर्कल मारते चले जाओगे, जो जो चीज़ें तुम्हें याद नहीं है, और जो याद है उनको छेड़ना नहीं है, उन पर कुछ नहीं मार्क करना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे नोट्स धीरे धीरे कट डाउन हो जाएंगे। तुम्हारे पास हो जाएगा कि भाई हाँ, ये वाले पार्ट मुझे याद है और ये पार्ट मुझे याद नहीं है। तो जब तुम अगला रिवीजन करोगे तो तुम सबसे पहले इससे शुरू करोगे कि भाई ये वाला पार्ट जो मुझे याद नहीं था, इसको मुझे याद करना है, ठीक है। अब इसमें से जो जो याद होता जाएगा वो वापस से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, ठीक है। हाईलाइटर को मिटा दो, नहीं मिटा सकते तो उस पर ऐसे टिक मार दो कि ठीक है ये मुझे याद है। तो ऐसे ये करके भी ना ऐसे कंसाइज हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे ओप्स गायनी में करा था कि बहुत सी चीज़ें थी जो कॉन्सेप्ट थी वो मेरे को याद करने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत सी जो याद करने वाली चीज़ें थी वो पहले रिवीजन में याद नहीं थी, दूसरे में याद हो गई, फिर तीसरी बार पढ़ा तो कुछ याद हो गई, बट एंड तक कुछ चीज़ें थी जो याद ही नहीं होती थी मुझे, तो मैंने उसे ऐसे मार्क कर रखा था। तो जो मार्क करी हुई चीज़ें एंड में भी बच जा रही है ना, उसको तुम एग्ज़ाम से 1 दिन पहले 2-3 दिन पहले मैक्स पढ़ के जाओ, बड़े आराम से तुम्हें वो एग्ज़ाम तक याद रहेगी। अब इसी तरीके से ना तुम्हें नोट्स को कट डाउन करके रिवाइज करना है। ये रिवीजन अगर टेक्निक तुम्हें समझ में आ गई ना तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आए तो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखो, ठीक है। शॉर्टकट में बताता हूँ, नोट्स है, तुम पढ़ रहे हो, क्या चीज़ याद है क्या चीज़ नहीं याद है, इसको डिफ्रेंशिएट करो किसी भी तरीके से। मैं हाईलाइट करके करता था, फिर धीरे धीरे जो हाईलाइट वाला पार्ट है उसको याद करो, जो जो याद होता जाए उसे उठा के साइड में रख दिया ये हमने कि ये याद है हमें, और ये बच गया, ये हमें याद नहीं है। तो ऐसे कट डाउन हो जाएगा। स्टार्ट किससे करेंगे हम रिवीजन? जो हमें याद नहीं है, सबसे पहले जो याद नहीं है उसको पकड़ो, और उसके बाद जो याद है वो तो फटाफट ऐसे आंखों के नीचे से निकल जाएगा। कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, शुरुआत किस सब्जेक्ट से करें? तो सबसे पहले हाई यील्ड सब्जेक्ट से शुरू करो। हाई यील्ड सब्जेक्ट करने के बाद वी विल मूव टू द स्मॉल सब्जेक्ट। अब स्मॉल सब्जेक्ट पे क्यों जा रहे हैं भैया? 5-5 क्वेश्चन आते हैं, एक ना सूडो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। एक होता ना कि यार मेरे 4 ही सब्जेक्ट हुए हैं, और एक होता भाई मेरे 10 हो गए। समझ रहे हो? सीधा जो 5 सब्जेक्ट है स्मॉल सब्जेक्ट, वो एकदम से इंक्रीज कर देता है तुम्हारा नंबर। तो जैसे तुम्हें लगेगा ना कि यार मेरे तो 10 के ऊपर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मेरे को अब मैंने आधे से ज़्यादा सिलेबस कर लिया है, अब मुझे सिर्फ आधा करना है, ठीक है। भले ही वो रियलिटी में नहीं है, बट हाँ एक सूडो कॉन्फिडेंस देता है तुम्हें। तो स्टार्ट विद द हाई यील्ड सब्जेक्ट, ठीक है, ये बड़े बड़े जो सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद स्मॉल सब्जेक्ट, उसके बाद जो बाकी के बच गए उन पे शुरू करो। अब हाई यील्ड कौन कौन से होते हैं तो मैं एक लिस्ट डाल दूंगा, बाकी मेडिसिन, ऑब्स गायनी, PSM, माइक्रो, फार्मा एंड सर्जरी, ये सारे हाई यील्ड होते हैं। इनमें मेहनत बहुत है, ठीक है, टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर तुम ये कर लोगे ना तो जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आधे से ज़्यादा इसी से निकल जाएंगे।
इन सब्जेक्ट से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे बड़े प्यार से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हाई एंड सब्जेक्ट करो, फिर छोटे और फिर बाकी के। ठीक है, अब इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक तो अपना हो गया जीटी और एक हो गया पीवाईक्यू। तो सबसे पहले पीवाईक्यू की बात करते हैं। पीवाईक्यू हमें 3 से 4 बार करने हैं, ये अपने दिमाग में रखना। पीवाईक्यू हमें 3 से 4 बार करने हैं। तो पीवाईक्यू शुरू कब करने हैं? स्टार्टिंग में शुरू कर देंगे, जब हम पहली रीड कर रहे होंगे ना, जब हम शुरू कर देंगे, और सब्जेक्ट के साथ साथ हम पीवाईक्यू उसके करते रहेंगे। अब कुछ पीवाईक्यू तुम्हारे से आसानी से हो जाएंगे, कुछ पीवाईक्यू नहीं होंगे। जो नहीं होंगे उन्हें अच्छे से देखना है, उनका कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो। कुछ फिर भी ऐसे पीवाईक्यू बच जाएंगे, क्योंकि तुम आईएनएस सेट भी दोगे, नीट पीजी के भी दोगे ना, कि कुछ ऐसे बच जाएंगे क्योंकि तुम्हें तीनों पीवाईक्यू लगाने हैं, एफएमजी भी लगाने हैं, आईएनएस सेट भी और नीट पीजी भी। तो कुछ पीवाईक्यू ऐसे होंगे जो तुम्हारे मतलब सर के ऊपर से जाएंगे ना, तुम उसे ऐड करना चाहोगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि यार ये तो पीवाईक्यू आएगा, इसका कॉन्सेप्ट ऐड करके मैं क्या कर लूँगा, क्योंकि हाँ सीरियसली वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। तो उन पीवाईक्यू को तुम बुक मार्क कर लोगे। अब ऐसा भी नहीं कि भाई मैंने शुरू करी, ऑप्स का नहीं शुरू करी और मैंने 600 बुक मार्क मार रखे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट मिला के 500 पीवाईक्यू बुक मार्क होने चाहिए। समझ रहे हो? अगर तुमने ज़्यादा कर लिए तो उनको पढ़ते रहो। कहीं भी जा रहे हो, कोचिंग में बैठे हो 10 मिनट के लिए, या फिर कहीं भी तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, बुक मार्क वाले क्वेश्चन खोले, पढ़े, अच्छा ठीक है अब मुझे याद रहेगा, तुमने वो सही कर दिया तो उसको बुक मार्क से हटा दो और 500 तक ले आओ बुक मार्क। क्योंकि कहने का मतलब क्या है, ये जो बुक मार्क है ना, ये एंड में एग्जाम से पहले हमें एक बार रिव्यू करने हैं कि अगर इनमें से गलती से कोई क्वेश्चन आ गया तो हम एग्ज़ाम में आराम से कर पाए। ठीक है, पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट का जब रिवीजन करोगे तब करने हैं, और जो पहली रीड है तब करने हैं। तो मिनिमम तुम्हारे 3 से 4 बार पीवाईक्यू हो जाने चाहिए। पहली बार में टाइम लगेगा, दूसरी तीसरी बार फटाफट पीवाईक्यू होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी जीटी की, जो कि फेवरेट टॉपिक है मेरा। जीटी जो है ना, तुम्हारे प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तुम अगर जीटी छोड़ के जा रहे हो ना, तो तुम जाओ मत एग्ज़ाम देने, मैं ये बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? कोई मतलब नहीं है इतना। तो कितने जीटी देने हैं तुम्हें टोटल? तुम्हें अराउंड 5 से 6 जीटी देने हैं। जीटी हमेशा संडे को देने, क्योंकि हमारा पेपर संडे को होता है। जीटी हमेशा 9 से 11:30 और उसके बाद 2:30 से 4 बजे तक देने। क्यों? क्योंकि हमारे पेपर्स की यही टाइमिंग होती है। जीटी हमेशा हमें टेबल और चेयर पे बैठ के देना है, क्योंकि पेपर में भी हम वैसे ही बैठेंगे। जीटी के लिए ना एक एनवायरनमेंट हमें पेपर जैसा ही बनाना है, हम मिमिक कर रहे हैं एग्ज़ाम को। ठीक है, यही फ़ायदा होगा, ताकि हमारा दिमाग बैठ पाए कि हाँ इतने से इतने बजे तक मेरे को बिल्कुल फोकस्ड रह के काम करना है। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करो पैनिक सी कि हाँ मेरे को जीटी देना, मेरे को जीटी देना, ये ग्रैंड टेस्ट चल रहा है, अभी यही मेरा एफएमजी का रिजल्ट है। ठीक है, यही एफएमजी का एग्ज़ाम है, ये जो रिजल्ट आएगा यही तय करेगा। तो इस हिसाब का पैनिक बनाओगे ना, तो तुम रियल एग्ज़ाम में जाके पैनिक नहीं करोगे। तुम जाके बोलोगे कि अरे यार ये एक और जीटी है, बस आखिरी जीटी देना है और हटाओ इसको। समझ लो, जीटी की इसलिए इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब जीटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसको रिव्यू करना। ठीक है, अगर तुम जीटी रिव्यू नहीं कर रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जीटी देने का। पहली बात, सिर्फ तुम्हारी एक बैठने की सीटिंग बन रही है और कोई फ़ायदा नहीं ले रहे तुम। तो जीटी रिव्यू करना है। अब मैं रिव्यू करता था सब्जेक्ट वाइज अप्रोच से, कि एक सब्जेक्ट उठाया रिव्यू करा और फिर अगला सब्जेक्ट उठाया रिव्यू करा। तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसे कर सकते हो, बट रिव्यू ज़रूर करना है। अब कौन कौन से जीटी देने हैं वो भी सुन लो। सबसे पहला जो जीटी दोगे वो तुम दोगे रिकॉल। जबकि बार एफएमजी हुआ है ना, उसका रिकॉल जीटी डल गया होगा। ठीक है, वो रिकॉल जीटी दो। जो आखिरी जीटी दोगे ना, वो तुम दोगे नेशनल मॉक एग्जाम। किसका दोगे? सिर्फ मैरो का दोगे, वो होता है फ्री। तो जिसने नहीं ले रखा मैरो, वो भी उसको जाके दे सकता है। तो आखिरी में नेशनल मॉक देना है और सबसे पहले रिकॉल वाला देना है, और बीच में तुम कोई भी जीटी दे सकते हो। 1 2 3 4 करके जीटी चलते हैं। इनमें से एक जीटी बहुत ख़राब जाएगा तुम्हारा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। ठीक है, वो मुश्किल ही इतना आएगा, पर घबराने की जरूरत नहीं है। जीटी अगर तुमने दे दिया और उसको अगर तुमने रिव्यू कर दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया। उसके बाद स्कोर देख के डिप्रेशन में जाना, डरना, रोना, उससे कोई मतलब नहीं है। जीटी दे दो और उसको रिव्यू कर दो, तुम्हारा काम हो गया, लिटरली हो गया। ठीक है, धीरे धीरे माइंड इतना तगड़ा हो जाएगा ना, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इससे नहीं आता है। बस एंड में जाके तुम्हें अपने नोट्स रिवाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सिंपल सी अप्रोच है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कॉम्प्लिकेट कर देते कि भाई ये भी लगाओ, वो भी लगाओ, वो भी लगाओ, वो भी लगाओ। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। ठीक है, नोट्स पढ़ो, फिर उसे याद करो, फिर क्वेश्चन लगाओ, फिर जीटी दो। ठीक है, दैट्स ऑल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह गई, जो एग्ज़ाम है ना, उससे एक हफ्ते पहले तुम्हें कोई जीटी नहीं देना। एक हफ्ते पहले कोई जीटी नहीं देना, क्योंकि अगर गलती से तुम्हारे कम मार्क्स आ गए तो तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस खत्म। चाहे तुम्हारे एफएमजी में अच्छे मार्क्स आने वाले हो, लेकिन तुम्हारे अब नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने एक जीटी दे दिया, उसमें तुम्हारे कम मार्क्स आ गए और कॉन्फिडेंस गया। तो एक हफ्ते पहले कोई एग्ज़ाम नहीं देना, जो देने उसके पहले देने हैं।
अब चलता है आखिरी पार्ट पे, माइंडसेट एंड मोटिवेशन। देखो पहली बात समझो, ये जो 6 महीने हैं ये बहुत हेक्टिक जाने वाले हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। तुम उठोगे, क्लास लोगे, खाओगे और सो जाओगे, बस रिवाइज कर लोगे। सिर्फ यही है, सोना, खाना और पढ़ना। इसके तीनों के अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होना चाहिए। और यही रियलिटी है, ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये 6 महीने का वनवास है, ये काटना ही पड़ेगा। जो भी डिस्ट्रैक्शन है उन्हें हटाओ अपनी ज़िंदगी से। जो भी है, इंस्टाग्राम है, स्नैप है, यूट्यूब है, जो भी तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रही ना चीज़, उसको अपनी ज़िंदगी से हटाओ। अगर तुम पूरे दिन अपने दिमाग में बस ये बोलोगे ना कि यार मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा नहीं होगा। ठीक है, ये लिटरली काम करता है, ये बहुत अच्छे से काम करती है चीज़। मैं ना जब डेली सोता था ना रात को, तो मैं डेली रात को बोल के सोता था कि मैं पास हो जाऊँगा और मेरे इतने मार्क्स आएंगे। ठीक है, मार्क्स नहीं बता रहा, बट मेरे इतने मार्क्स आएंगे और मैं पास हो जाऊँगा। कुछ भी हो, कोई सुन थोड़ा ना रहा यार, तुम्हें खुद अपने अंदर ही बोलना है। और लेकिन मैं डेली बोलता था, मैं सोते हुए डेली बोल के सोता था। तो तुम्हें भी ये अफर्मेशन डेली बोलनी है। ये चीज़ तो कभी बोलनी नहीं है कि यार मैं पास नहीं होऊंगा या यार अगले अटेम्प्ट में देखेंगे, ये चीज़ें नहीं बोलनी। सिर्फ यही है, करो मरो वाला सिस्टम है, यही है जो है, सारी जान इसी में लगानी है हमें। आखिरी में कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर कर देता हूँ कि भैया सेल्फ स्टडी करनी चाहिए कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो भाई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, अब जो बच्चे पास नहीं हो पाए उनके लिए क्या है, तो उनको सबसे पहले अपने बैठ के देखना पड़ेगा कि वो पास क्यों नहीं हुए, उनकी कहाँ कमी रह गई है ना, जो कि बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर पाएगा इसको। खुद बैठ के अपनी गलतियाँ मतलब लिखना, समझना कि हाँ, पहचानना कि ये मेरी गलतियाँ थी, है ना, फिर उन गलतियों पे काम करना। अब जैसे कोचिंग का बता देता हूँ कि मान लो तुम्हारे पास नोट्स थे, तुमने रिवाइज़ करने की कोशिश करी, तुमसे रिवाइज़ नहीं हुए। अगर तुम नोट्स रिवाइज़ नहीं कर पाए तो तुम सेम कोचिंग में जाओ। ठीक है, तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि सेम नोट्स रहेंगे, वापस से रिवाइज़ करने में बहुत फ़ायदा होगा। पर तुम्हारे साथ ऐसा सीन है भाई, तुम कोचिंग में गए थे, तुम्हें कुछ समझ में आया नहीं, और जो कोचिंग का पढ़ाया हुआ था वो भी कुछ नहीं आया इतना, तो तुम कोचिंग चेंज करके देख सकते हो। तुम बहुत बार से सेम ही मार्क्स पे अटक रहे हो, ठीक है, 140 से 150 के बीच में अटक रहे हो, तो तुम अप्रोच चेंज करो अपनी, कुछ ना कुछ अलग करो, किसी से बात करो, है ना, तुम्हारा कोई बड़ा सीनियर हो जो पास हो गया, उससे बात करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम खुद अपनी गलतियाँ नहीं पहचान पाते, सामने वाला बहुत जल्दी पहचान लेता है। तो भाई इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो ना, तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा। तुम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे कमेंट कहीं भी करके मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चन, और मैं लिटरली रिप्लाई करता हूँ, है ना। बहुत से बच्चे टेलीग्राम पे करते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा बहुत लेट हो जाता है क्योंकि मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, बहुत हेक्टिक लगती है, 24 आवर लगे रहते हैं। बट कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइम, किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जो बच्चे रह गए हैं, अब की बार हमने अपना अच्छा दिया था, ठीक है, अगली बार हम इससे भी अच्छा देंगे और हम बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, समझ रहे हो। क्योंकि बहुत बार यार ऐसा होता है, मान लो मैंने ये बात कहीं सुनी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि क्या रीज़न था भैया मैं फेल हो गया, है ना, मैं 148 पे अटक गया, 149 पे अटक गया, क्या रीज़न था। मान लो 2 मार्क्स आ जाते, वो बंदा पास हो जाता, 150 हो जाते। क्या पता कुछ लिखा हो ज़िंदगी में कि उसको INA सेट देना हो। ठीक है, समझो, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि जो बच्चे पास हो जाते हैं ना, वो बाद में रिग्रेट करते हैं कुछ। अगर मान लो मेरे आ जाते तो मैं भी कहीं ना कहीं तो मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता कि यार मैं INA सेट नहीं दे सकता, मेरे 165 नहीं आए तो मैं नहीं दे सकता। ठीक है, क्या पता तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा लिखा हो कि भाई तुम्हारे 165 से ऊपर मार्क्स ही आएंगे। ठीक है, तो जो भगवान ने कुछ लिखा है ना, तो वो सोच समझ के लिखा है, उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। हाँ, मेहनत इतनी करो कि भगवान भी देख के बोले कि यार ये बंदा डिज़र्व करता है। ठीक है, इस बार तो इसको पास कराना डिज़र्व करता है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये गेम जो है ये लक का है, फिर मेहनत है। और जो मेहनत नहीं करता उसका लक कभी काम नहीं करता, ये भी सच्चाई है। तो बस तुम मेहनत कर सकते हो तो मेहनत करो। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।